पतन चाचा, मेरी बहन आंखों के सामने गायब हो गई। अगर मैं राजकुमारी नैना को यहाँ नहीं ला पाया तो गांव के सारे लोग मारे जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था जल परी से दूर रहो, लेकिन तुम नहीं माने। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। रात का सन्नाटा चारों ओर फैल चुका था। नदियों के किनारे पर एक भयानक दृश्य था, जहां एक तांत्रिक तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज वातावरण में गूंज रही थी। ओम नमः शिवाय। तभी एक नकाबपोश घोड़े पर सवार होकर वहां आ पहुंची। वो चुपचाप साधु के पास बैठ गई। तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं यहाँ वही करने आई हूँ जो मुझे करना है। समय कब आएगा कब मैं उसकी बलि देकर हमेशा के लिए अमर होंगी। साधु गुस्से में आकर महिला से बोला, तुम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों वर्षों तक जी चुकी हो। अभी तुम्हारे जीने की भूख खत्म नहीं हुई। मत भूलो, तुम मनुष्य नहीं, एक डायन हो। बकवास मत करो और मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे अमर होना है। साधु गुस्से में महिला की ओर देखता हुआ गंभीरता से बोला, विचित्र चांदनी रात नजदीक है। तब तक तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इस बार जो तुम क्रिया करने जा रही हो वो बेहद कठिन है। साधु ने फिर नदी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, जल परियां शांत नहीं बैठेंगी। तुम्हें उनके मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब समय आएगा तब मैं तुम्हें सूचित कर दूंगा। नकाबपोश महिला अपने घोड़े पर सवार होकर झाड़ियों में गायब हो गई। इस घटना के 3 दिन बाद आदित्य नदी के किनारे अपने जाल के साथ बैठा हुआ था। उसके बगल में उसका साथी मछुआरा बिरजू भी जाल डालने में व्यस्त था। आदित्य जलते हुए बिरजू से बोला, तुम्हारा जाल एक बार मछलियों से भर चुका है, अब जरा मुझे भी मछलियाँ निकालने दो। अरे भाई, अब तुम्हारे जाल में मछलियाँ नहीं फंसती तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी गांव में ये बात प्रसिद्ध है कि नदी के अंदर रहने वाली जलपरियां तुमसे नाराज हैं। उन्होंने मछलियों को आदेश दे रखा है कि गांव के हर मछुए के जाल में फंसना, लेकिन आदित्य के जाल में नहीं। जल परियों की बातें बकवास हैं। मैं इन सब बातों को नहीं मानता। क्या तुमने मदन चाचा से नहीं सुना? वो तो अक्सर इस नदी में रहने वाली जलपरियों के ढेरों किस्से सुनाते हैं। मुझे लगता है कि उनके दिमाग का संतुलन ढीला है। पता नहीं गांव के लोग उनकी बातों को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हैं। बिरजू अपना जाल लेकर उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर बिरजू वहाँ से चला गया। आदित्य दिन भर नदी के किनारे जाल डालने में व्यस्त रहा, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। शाम को एक मछली आदित्य के जाल में फंस गई। आदित्य ने जैसे ही जाल को खींचा, वो क्रोधित होकर बोला, इसे भी क्यों मेरे जाल में ही डाल दिया है। आदित्य ने मछली को नदी में छोड़ दिया। फिर वो घर वापस आ गया। घर पहुंचने पर आदित्य की माँ ने आदित्य से बोला, क्या हुआ बेटा, तुम इतने क्रोधित क्यों हो? आप जानती हैं, जब पिताजी मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी में जाते थे तो जाल डालते ही सैकड़ों मछलियाँ उनके जाल में फंस जाती थी। अब देखिए, 3 दिन से लगातार जाल डाल रहा हूँ, लेकिन एक भी मछली फंस नहीं रही। आदित्य की माँ मुस्कुराते हुए बोली, तो चिंता क्यों करते हो बेटा, एक दिन तुम्हारे जाल में भी पिताजी की तरह मछलियाँ फंसेंगी, तुम देखना। माँ, आप तो जानती हैं कि राधा के हाथ पीले करने की उम्र हो गई है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो फिर मैं उसका विवाह कैसे कर पाऊंगा। तभी राधा आ पहुंची और मुस्कुराते हुए बोली, अब गुस्सा छोड़िए भैया और भोजन कीजिए। मुझे विश्वास है कि एक दिन आप इस गांव के सबसे धनवान मछुआरे बनेंगे। आदित्य मुस्कुराते हुए चुपचाप भोजन करने के लिए बैठ गया। अगले दिन आदित्य फिर से नदी के किनारे जा पहुंचा था, लेकिन एक भी मछली नहीं फंसी। समय ऐसे ही बीतने लगा। आदित्य रोज नदी के किनारे जाकर अपना जाल डालता, मगर एक भी मछली नहीं फंसती। एक दिन आदित्य गुस्से में नदी की ओर देखकर बोला, कभी कभी तो लगता है कि बिरजू की बात बिल्कुल सही है।
इस नदी के अंदर कोई ना कोई तो रहस्य जरूर है। हो सकता है इसके अंदर कोई जलपरी ही रहती हो जो किसी बात से मुझसे क्रोधित हो गई हो, वरना सभी मछुआरों के जाल में मछलियां फंस जाती हैं, सिर्फ मेरे ही जाल में नहीं। इतना कहकर आदित्य और भी अधिक क्रोधित हो गया और नदी की ओर देखकर बोला, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आ जाओ। तुम कोई जलपरी हो, राक्षसी हो या डायन, बस मुझे ये बता दो कि मेरे जाल में मछलियां क्यों नहीं फंसती हैं। तभी आदित्य के कानों में मदन चाचा की आवाज टकराई। रुक जाओ, ऐसा बोलने की भूल मत करो। आदित्य ने पलट कर देखा तो उसके गांव के मदन चाचा उससे घूर रहे थे। क्या तुम पागल हो गए हो जो जलपरी को बुला रहे हो? जलपरी वैसी नहीं होती जैसी दंत कथाओं और कहानियों में होती हैं। ये सुनकर आदित्य गुस्से में बोला, तो फिर और क्या करूं? आप खुद ही बताइए। मेरी बहन के हाथ पीले करने की उम्र हो गई है और अब तो घर का राशन भी खत्म होने की कगार पर है और मेरे जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही, जबकि दूसरे के जाल में सैकड़ों मछलियां फंस जाती हैं। मैं ही पागल हूँ जो दिन रात नदी के किनारे बैठा रहता हूँ। तुम्हारे जाल में मछलियां ना फंसना तुम्हारी किस्मत है, ना कि जलपरी की वजह से। इसलिए आगे कभी भी जलपरी को आवाज मत लगाना। तुम्हें शायद इस नदी के अंदर रहने वाली जलपरियों का इतिहास नहीं मालूम। आदित्य चौंक पड़ा। कैसा इतिहास? मेरे पिता बताया करते थे, कुछ वर्षों पहले इस नदी के अंदर रहने वाली जलपरी की रानी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था और वो धोखा किसी डायन ने मानव बनकर किया था। तब से जलपरी की रानी और इस नदी के अंदर रहने वाली जलपरियां बहुत ज्यादा क्रोधित हैं और जिस दिन उनका क्रोध तूफान बनकर उठेगा उस दिन ये नदी उल्टी दिशा में बहने लगेगी। आप तो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे इस नदी में जलपरियों की पूरी दुनिया मौजूद हो। ये सच है आदित्य, जिस तरह मनुष्यों की दुनिया होती है उसी प्रकार जलपरियों की भी अपनी दुनिया होती है। नदी केवल और केवल उनके रहने का स्थान नहीं होती। इतना कहकर मदन चाचा वहां से चले गए। आदित्य कुछ देर तक खड़ा रहकर घर वापस लौट आया। अगले दिन आदित्य फिर से नदी के किनारे चला गया और शाम तक उसका जाल खाली रहा। आदित्य रात तक वहां बैठा रहा और अचानक क्रोधित अवस्था में नदी की ओर देखकर बोला, जलपरियों की रानी, अगर तुम्हारा वास्तव में अस्तित्व है तो मेरे सामने आओ। इतना कहते ही रंग बिरंगी किरणों से वहां एक जलपरी सुंदर रूप में प्रकट हो गई। मैं तो समझता था कि जलपरियां केवल दंत कथाओं में होती हैं, लेकिन ये तो सच में मौजूद है। जलपरी मुस्कुराते हुए आदित्य की ओर देखकर बोली, मैं जलपरियों की रानी हूँ। काफी दिनों से देख रही हूँ कि तुम जलपरियों के ऊपर क्रोधित हो रहे हो। बताओ मुझे, तुम्हारी समस्या क्या है? मेरी समस्या ये है कि मेरे जाल में एक भी मछली फंस नहीं रही। मुझसे क्या चाहते हो? आप जलपरियों की रानी हो, मछलियों को आदेश दो कि वो मेरे जाल में फंसे और इतनी फंसे कि मैं देखते ही देखते धनवान हो जाऊं। जलपरी रहस्यमयी अंदाज में बोली, जलपरी किसी की इच्छा पूरी करती है तो समय आने पर उसी इच्छा पूरी करवाने वाले से अपना काम भी करवा लेती है और सब कुछ उसका हो जाता है। इस बात को कभी नहीं भूलना। जाओ, कल से जब तुम यहाँ पर आओगे तो विश्वास करो, एक चमत्कार होगा। और हाँ, मेरे और अपने बारे में गांव में किसी को भी मत बताना कि मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुई थी, अन्यथा तुम्हारे दिन और बुरे हो जाएंगे। इतना कहकर जलपरी रंग बिरंगी किरणों से वहां से गायब हो गई। अगली सुबह जब आदित्य ने अपना जाल नदी में फेंका तो देखते ही देखते उसके जाल में सैकड़ों मछलियां फंस गईं। ये देखकर उसके बगल में बैठा उसका मित्र बिरजू बुरी तरह से चौंक गया। आदित्य, ये कैसा चमत्कार हो गया? बस अब देखते जाओ। उस दिन के बाद आदित्य सुबह से शाम तक अपने जाल में मछलियां पकड़ता रहा। देखते ही देखते आदित्य के दिन बदल गए और कुछ ही समय में वो अपने गांव का सबसे धनवान मछुआरा बन गया। इधर केशव नगर राज्य में राजकुमारी नैना अपने कक्ष में लगे हुए सुंदर आईने के सामने खड़ी हुई अपने आप को निहार रही थी। तभी उसकी माँ चंद्रलेखा वहां आ गईं। क्या देख रही हो तुम? तुमसे अधिक सुंदर इस धरती पर कोई नहीं है बेटा।
ये सुनकर राजकुमारी नैना मुस्कुराने लगी। गलत। अगर इस धरती पर कोई सबसे अधिक सुंदर है तो वो है मेरी माँ, यानी आप हैं। चंद्रलेखा मुस्कुराते हुए बोली, रात अधिक हो गई है और रात के समय अपने आप को शीशे में नहीं देखते, वरना नजर लग जाती है। इतना कहकर चंद्रलेखा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। राजकुमारी नैना अपने बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही वो नींद के आगोश में समा गई, लेकिन उसकी आंखें अचानक खुल गईं और सामने का दृश्य देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई। उसने देखा कि वो एक विशाल समुद्र के बीच बने हुए एक सुंदर से टापू के किनारे पर खड़ी थी। अचानक समुद्र में हलचल हुई और एक सुंदर जलपरी उसके सामने प्रकट हो गई। मुझे इस तरह मत घूरो, तुम्हें यहाँ पर वापस आना होगा। मैं तो अपने कक्ष में सो रही थी, मैं यहाँ कैसे आ गई? क्या मैं सपना देख रही हूँ? तुम सपने और वास्तविकता दोनों के बीच खड़ी हो। खुद को पहचानो और यहाँ पर आ जाओ। आखिर तुम कौन हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं एक जल परी हूँ? मैं जल परियों की रानी नीलिमा हूँ। तुम्हें यहाँ आना ही होगा। इतना कहकर जलपरी अचानक गायब हो गई और राजकुमारी नैना की आंखें खुल गईं। अगली सुबह राजकुमारी नैना अपने सपने के बारे में अपनी माँ चंद्रलेखा को बताती हुई बोली, माँ, मैंने एक सपना देखा था। एक जलपरी आई थी और उसने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ आना होगा। चंद्रलेखा कुछ देर के लिए गंभीर हो गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, सपनों के बारे में इतनी गंभीरता से मत सोचो। और राजकुमारियां अक्सर अपने सपनों में जलपरियां और सुंदर राजकुमार ही देखा करती हैं। इतना कहकर चंद्रलेखा वहाँ से चली गई। लेकिन उस दिन के बाद नैना को जलपरी का सपना बार बार आने लगा। हर बार जलपरी की रानी नीलिमा उससे यही कहती कि उसे वहाँ आना होगा। राजकुमारी नैना अपने बार बार आने वाले सपने से बुरी तरह से परेशान हो गई और एक दिन राज्य के मंत्री जगन्नाथ के पास जाकर बोली, मंत्री जी, मुझे ये सपना बार बार आता है। मैंने इससे पहले भी इस बारे में अपनी माँ से चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। मंत्री जगन्नाथ ने नैना के सपने के बारे में सुनकर चौंकते हुए कहा, एक सपना बार बार नहीं आ सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बात को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सपने के बारे में रानी चंद्रलेखा से बात करूंगा। कुछ देर बाद मंत्री जगन्नाथ रानी चंद्रलेखा के पास जाकर बोला, रानी, राजकुमारी नैना को सपना बार बार दिखाई दे रहा है और इसमें एक जलपरी आ रही है। ऐसा सपना बार बार नहीं आ सकता। क्या आप इस बारे में ध्यान नहीं दे रही हैं? रानी चंद्रलेखा मंत्री जगन्नाथ की बात सुनकर गंभीर होकर बोली, लगता है आप सही कह रहे हैं। आप जाइए, मैं अपनी बेटी से इस बारे में बात करूंगी। मंत्री जगन्नाथ वहां से चला गया और रानी चंद्रलेखा सीधे राजकुमारी नैना के पास जा पहुंची। जब अगली बार तुम्हें ये सपना आए तो तुम जलपरी से ये कह देना कि मेरी दुनिया पृथ्वी है और मैं तुम्हारे संसार में कभी नहीं आऊंगी। क्या ऐसा कहने से वो जलपरी मुझे सपने में दिखाई नहीं देगी? रानी चंद्रलेखा मुस्कुराते हुए बोली, कभी कभी हमारे दिमाग में एक सपना बस जाता है और जब हम अपने दिमाग के भ्रम को तोड़ देते हैं तो वो सपना कभी नहीं आता। राजकुमारी नैना चुपचाप अपने कक्ष में चली गई। रात को जैसे ही वो गहरी नींद के आगोश में समाई, अगले पल उसने खुद को फिर से समुद्र के किनारे पाया। वहाँ वही जलपरी प्रकट हो गई। तुम मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हो? तुम्हें यहाँ आना ही होगा। मेरी दुनिया पृथ्वी है, मैं पृथ्वी पर ही रहूंगी। जैसे ही ये शब्द राजकुमारी नैना ने कहे, जलपरी गायब हो गई और राजकुमारी नैना की आंखें खुल गईं। वो तुरंत अपनी माँ रानी चंद्रलेखा के कक्ष में चली गई। माँ, मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। क्या अब वो सपना मुझे नहीं आएगा? हाँ बेटा, अब वो सपना तुम्हें नहीं आएगा। उस दिन के बाद राजकुमारी नैना को वो सपना आना बंद हो गया। इधर आदित्य, जो अब बहुत बड़ा धनवान बन चुका था, एक रात समुद्र के किनारे जाकर जलपरी की रानी को आवाज लगाते हुए बोला,
मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जलपरी की रानी उस आवाज पर रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट हो गई। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब तो तुम अपने गांव के सबसे धनवान मछुआरे बन चुके हो। ये सब आप ही की वजह से हुआ है। कुछ दिनों के बाद मेरी बहन की शादी होने वाली है। मैंने आपको धन्यवाद कहने के लिए बुलाया है। अचानक जलपरी मुस्कुराते हुए बोली, अपनी बहन को तुम एक बार मुझसे नहीं मिलवाओगे? क्यों नहीं मिलवाऊंगा, लेकिन आप ही नहीं चाहती थी कि आपके बारे में किसी को पता चले। लेकिन अब मैं तुम्हारी बहन से मिलना चाहती हूँ। आदित्य अगले दिन रात का वादा करके वहाँ से चला गया। अगली रात आदित्य अपनी बहन राधा को समुद्र के किनारे ले आया। भैया, मुझे आधी रात को समुद्र के किनारे क्यों लाए हो? कुछ देर के बाद तुम समझ जाओगी। अगले पल रंग बिरंगी किरणों से जलपरी की रानी प्रकट हो गई। तुम्हारी बहन तुम्हारी ही तरह सुंदर है। ये तो जलपरी है। इसका मतलब जो कहानियाँ मैंने सुनी थी वो सच थी। ये जल परियों की रानी है। मैं तुम्हें इनसे मिलवाने के लिए लाया हूँ। मेरे धनवान बनने के पीछे इनका ही सबसे बड़ा हाथ है। कुछ क्षणों में उसकी आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर राधा के शरीर पर पड़ने लगी और राधा अचानक गायब हो गई। आदित्य बुरी तरह से घबरा गया। ये क्या हो रहा है? और मेरी बहन कहाँ चली गई? तुमसे मैंने कहा था कि जलपरी अगर किसी को कुछ देती है तो उससे अपना कार्य भी लेती है और उसका सब कुछ फिर मेरा हो जाएगा। मतलब तुम्हारा परिवार अब मेरा है। मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम अपनी बहन को वापस लाना चाहते हो तो केशव नगर की राजकुमारी नैना को यहाँ लाना होगा। राजकुमारी नैना? वो यहाँ क्यों आएंगी? मेरा नाम नीलिमा है। तुम्हें किसी भी तरह से राजकुमारी नैना तक पहुँचना होगा और उसे बताना होगा कि जो सपने वो देख रही है वो सपना नहीं है बल्कि सत्य है, और फिर उसे यहाँ तक लाना होगा। अगर तुम ये काम 2 दिन के भीतर नहीं कर पाए तो तुम अपनी बहन को कभी नहीं देख पाओगे। तब तक इस नदी की धारा उल्टी बहती रहेगी और अगर कोई भी इस पानी को पिएगा तो वो जीवित नहीं रहेगा। इतना कहकर नीलिमा गायब हो गई। आदित्य ने देखा कि नदी का पानी उल्टी दिशा में बहने लगा। मुझे मदन चाचा के पास जाना होगा। आदित्य मदन चाचा के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला, मदन चाचा, मेरी बहन आंखों के सामने गायब हो गई। अगर मैं राजकुमारी नैना को यहाँ नहीं ला पाया तो गांव के सारे लोग मारे जाएंगे। मैंने तुमसे कहा था जल परी से दूर रहो, लेकिन तुम नहीं माने। अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। मदन चाचा आदित्य के साथ नदी के किनारे आ पहुँचे, जहाँ पानी उल्टी दिशा में बह रहा था। पहले गांव में ऐलान कर दो कि कोई भी नदी का पानी ना पिए। जो भी पिएगा वो अकाल मृत्यु की आगोश में समा जाएगा। अगली सुबह मदन चाचा आदित्य को साथ लेकर महल की ओर बढ़ गए। इत्तेफाक से महल के बाहर राजकुमारी नैना उदास खड़ी थी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, राजकुमारी नैना महल के बाहर मौजूद हैं। इससे बात करो, हो सकता है ये तुम्हारी मदद करे। लेकिन मदन चाचा, जलपरी उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं करेंगी ना? मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को बचाने के लिए मैं किसी और की जान खतरे में डाल दूं। और पूरे गांव की जान जो संकट में है उसका क्या? जलपरियां बेहद खतरनाक होती हैं। अगर वो नदी की धारा उल्टी बहा सकती हैं तो वो हमारी फसलों और गांव वालों को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। आदित्य राजकुमारी नैना के पास चला गया। तुम कौन हो? क्या तुमने कभी सपने में जलपरी को देखा है? हाँ? तुम ये कैसे जानते हो? जो तुमने देखा है वो केवल सपना नहीं था, वो सत्य है। वो जलपरी जिसका नाम नीलिमा है वही तुम्हारे सपनों में आती थी, और तुम जिस स्थान पर थी वो स्थान वास्तविक था। मुझे हमेशा से यही महसूस होता था, लेकिन अब वो सपना आना बंद हो गया है। वो सपना फिर से आ सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसी स्थान पर पहुंच जाओ और फिर कभी अपनी दुनिया में वापस ना आ सको। मैं एक ऐसे साधु को जानता हूँ जो तुम्हें हमेशा के लिए जलपरी से बचा सकता है, वरना तुम्हारे परिवार को भी खतरा हो सकता है। तो मुझे उस साधु महाराज से मिलना होगा? हाँ, उन्हीं साधु महाराज ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारा वहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं चलती हूँ। राजकुमारी नैना मदन चाचा और आदित्य के साथ
नदी के किनारे चली गई। नदी के किनारे आदित्य जलपरी को पुकारने लगा। जलपरी रंग बिरंगी किरणों के साथ प्रकट हो गई। समय आ गया है नैना, तुम्हें सब याद दिलाना होगा। नीलिमा की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलकर नैना के शरीर पर पड़ने लगीं और नैना गायब हो गई। ये तुमने क्या किया? राजकुमारी नैना कहाँ है? जलपरी नीलिमा ने आदित्य की बात का जवाब दिए बिना वहाँ से गायब हो गई। मदन चाचा, जलपरी भी गायब हो गई और राजकुमारी नैना भी, और ना मेरी बहन वापस आई। तभी मंत्री जगन्नाथ और कुछ सैनिकों के साथ महारानी चंद्रलेखा आ पहुंची। महारानी, यही दोनों थे जो महल के बाहर राजकुमारी नैना के साथ खड़े थे, और यही दोनों राजकुमारी को यहाँ तक लाए हैं। चंद्रलेखा की आंखों में खून उतर आया और उसने आदित्य की ओर देखा। मेरी पुत्री कहाँ है? आदित्य को कुछ समझ में नहीं आया और वो मदन चाचा की ओर देखने लगा। मदन चाचा धीरे धीरे चंद्रलेखा के पास आए और उन्होंने कहा, तुम्हारी पुत्री का अपहरण यहाँ नदी में रहने वाली जल परी की रानी ने किया है। ये सुनकर चंद्रलेखा चौंक गई। महारानी, कहीं ये वही जलपरी तो नहीं जिसे राजकुमारी नैना बार बार अपने सपने में देख रही थी? रानी चंद्रलेखा ने गुस्से में मदन और आदित्य से कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं केवल इतना जानती हूँ कि तुम दोनों मेरी पुत्री को यहाँ तक लाए थे। बताओ, तुम मेरी पुत्री को यहाँ तक क्यों लाए थे? बताओ मुझे। महारानी, जलपरी ने स्वयं मेरी बहन का अपहरण कर लिया था और उसने मुझसे कहा कि अगर अपनी बहन को वापस पाना चाहते हो तो केशव नगर की राजकुमारी नैना को यहाँ लेकर आ जाओ। और तुमने अपनी बहन को बचाने के लिए मेरी बेटी का जीवन दांव पर लगा दिया? नहीं नहीं महारानी, नहीं। उसने नदी की धारा उल्टी कर दी और जब तक धारा उल्टी बहती रहेगी, उसने कहा था कि इस नदी का पानी कोई भी नहीं पी सकता। मैं गांव वालों का जीवन बचाने के लिए आपकी पुत्री को मजबूरी में यहाँ से लेकर गया था, परंतु मुझे नहीं पता था कि जलपरी ऐसा कुछ कर बैठेगी। तभी मदन चाचा ने कहा, बताने का समय आ गया है। मैं जलपरियों का निवास जानता हूँ, बस एक कश्ती का इंतजाम करो। चंद्रलेखा ने तुरंत सैनिकों को इशारा कर दिया और वहाँ पर एक बड़ी सी कश्ती का इंतजाम कर दिया। इस कश्ती में बैठो और मेरे साथ चलो। सीधे जलपरियों की रानी से बात करते हैं। क्या आप जानते हैं जलपरियां कहाँ रहती हैं? अगर आप जानते हैं तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने किसी को कभी नहीं बताई। तभी एक साधु आ पहुंचा और चंद्रलेखा से बोला, इन दोनों पर विश्वास करना बहुत कठिन है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं भी। मैं साधु को जानती हूँ मंत्री जगन्नाथ, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। इतना बोलकर साधु, चंद्रलेखा, मदन और आदित्य कश्ती में बैठ गए और कश्ती अपने आप उल्टी दिशा में चलने लगी। चिंता मत करो, जहाँ पर मैं कहूँ तुम सबको कूदना है। ये क्या कह रहे हैं आप? चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझ पर विश्वास रखो। कश्ती काफी देर तक आगे चलती रही। अचानक एक स्थान पर मदन चाचा बोले, सब कश्ती से कूद जाओ। मदन चाचा के आदेश का पालन करते ही सभी कश्ती से कूद गए। अगले ही पल उन सभी ने स्वयं को एक महल में पाया, जहाँ पर महल के फर्श पर राजकुमारी नैना बेहोश पड़ी थी और सिंहासन पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी। ये तो वही जलपरी है, नीलिमा। सुंदर स्त्री आदित्य को देखकर मुस्कुराने लगी। इस समय वो एक पूरी मनुष्य के रूप में थी। तभी राजकुमारी नैना को होश आ गया और वो आसपास का दृश्य देखकर चौंक पड़ी। उसकी नजर सबसे पहले अपनी माँ चंद्रलेखा पर पड़ी। वो डरते हुए बोल पड़ी, माँ, ये दोनों मुझे नदी के किनारे लेकर आए थे और ये जो सिंहासन पर बैठी हुई है वही जलपरी है। अचानक इसने मुझे गायब कर दिया। राजकुमारी नैना चंद्रलेखा की ओर बढ़ने ही वाली थी कि जलपरी नीलिमा उसे रोकते हुए बोली, वहाँ मत जाओ पुत्री, वो तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी दुश्मन है। असली माँ मैं हूँ। इस अचानक हुए खुलासे से सभी लोग हैरान रह गए। आदित्य घबराते हुए बोल पड़ा, ये क्या कह रही हो तुम? मदन चाचा, जो अब तक शांत खड़े थे, रहस्य में डूबे हुए बोले, ये सच कह रही है राजकुमारी नैना। तुम जलपरी की ही पुत्री हो और चंद्रलेखा कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक डायन है।
चंद्रलेखा ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई। तुमने ये सब कैसे जान लिया? हाँ? मदन चाचा रहस्यमयी अंदाज में बोले। राजकुमारी नैना जल परी की ही पुत्री है और चंद्रलेखा कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक डायन है। यहाँ तक कि जो साधु इसके साथ खड़ा है वो साधु नहीं बल्कि एक तांत्रिक है। भेष बदलकर यहाँ तक आया है। क्या तुम ये समझती हो कि तुम्हारा यहाँ आना इत्तेफाक है? नहीं, तुम्हारा यहाँ आना मेरी सोची समझी राजनीति है। मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों बाद विचित्र चंद्रमा की रात होगी और उस दिन मेरी पुत्री की बलि चढ़ाकर तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगी, जैसे तुम पिछले 1000 वर्षों से मनुष्यों की बलि चढ़ाकर सुंदर बनी हुई हो। अब मेरी पुत्री की बलि चढ़ाकर हमेशा के लिए अमर होना चाहती हो और इस काम में तुम्हारा ये पाखंडी तांत्रिक साथ दे रहा है। तभी जलपरी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और चंद्रलेखा और साधु पर पड़ने लगी। चंद्रलेखा एक डायन में बदल गई और साधु तांत्रिक के रूप में बदल गया। देखा तुमने, ये तुम्हारी माँ नहीं है। इसने तो राजा विक्रम को भी धोखा दिया है। उससे विवाह करने के बाद इसने कहा था कि ये गर्भवती है, जबकि गर्भवती नहीं थी और राजा विक्रम को इतनी चालाकी से मार डाला कि सबको यही लगा कि उसकी मृत्यु प्राकृतिक थी। फिर ये तांत्रिक के साथ नदी के किनारे साधना करने लगी और जब तुम 1 वर्ष की थी तब इसने तुम्हारा अपहरण कर लिया और तुम्हें अपनी माँ बनकर पालने लगी। तभी मदन चाचा रंग बिरंगी किरणों से एक साधु में बदल गए। मैं अब तक मदन के भेष में था क्योंकि मुझे किसी भी कीमत पर चंद्रलेखा डायन और तांत्रिक को जल परियों के संसार में लाना था। चंद्रलेखा तांत्रिक से बोली। तुम तो तांत्रिक थे, तुम्हें नहीं पता था कि हमारी शक्तियाँ यहाँ काम नहीं करेंगी? मुझे नहीं पता था इस चाचा के भेष में एक साधु है। मुझे लगा था कि वो झूठ बोल रहा था क्योंकि जल परियों का संसार कोई मनुष्य नहीं बता सकता। तभी जलपरी की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और चंद्रलेखा और तांत्रिक जलकर राख हो गए। माँ, तुम सही थी। मुझे अफसोस है कि मेरी परवरिश 20 वर्षों तक एक डायन ने की, लेकिन मेरा संसार मेरी पृथ्वी पर है और मुझे पृथ्वी से प्रेम है। तुम्हारे अंदर अब जादुई शक्ति आ चुकी है। तुम जब चाहो इस संसार में रह सकती हो और जब चाहो पृथ्वी पर जा सकती हो। और हाँ, अगर किसी मनुष्य से विवाह करना चाहो तो आदित्य जैसे अच्छे मनुष्य से ही करना। तभी आदित्य की बहन राधा वहाँ आ गई। आदित्य अपनी बहन को देखकर खुश हो गया। मुझे क्षमा करना आदित्य, मैंने जो कुछ भी किया अपनी बेटी को बचाने के लिए किया। अब सब कुछ सही है, नदी का प्रवाह सही हो चुका है। अब तुम सब अपनी दुनिया में लौट सकते हो। अपनी आंखें बंद करो। आदित्य, राधा और राजकुमारी नैना ने आंखें बंद कर लीं और खुद को नदी के किनारे पाया। आदित्य अपनी बहन राधा के साथ घर लौट आया और राजकुमारी अपने महल लौट आई। मंत्री जगन्नाथ ने राजकुमारी नैना को केशव नगर राज्य की राजकुमारी घोषित कर दिया। कुछ दिनों के बाद आदित्य का विवाह राजकुमारी नैना से हो गया।